हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 5 वीडियो डिस्कस करेंगे। ये हमने एक सीरीज चलाया है और फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्लास 9 का है ये चैप्टर। तो इसको हमने पार्ट बाय पार्ट हमने डिस्कस किया। तो आज हम लोगों का पार्ट 5 का डिस्कशन है। पुराने पार्ट्स वीडियो के जो पार्ट्स है वो देख लीजिएगा ताकि इस ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले पिछले के एक दो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी देखी है। और फिर पार्ट 4 में हमने ये देखा है कि वुमेन का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन था और उनको रेवोल्यूशन से क्या क्या मिला। और अब हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की जो है स्लेवरी क्या, जो फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में क्या स्लेवरी हटी, क्या की स्लेवरी नहीं हटी, अगर स्लेवरी हटी तो किसने हटाई। ये सब के सब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो ये सारे के सारे जो ये जो हमने क्या किया है, इस टॉपिक से जो है मेन जो है टॉपिक जो मेन जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से, उन क्वेश्चंस को हमने जो है ले लिया है। ये जो इस टॉपिक से जो मेन क्वेश्चन है वो है, उसे और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर ये जो है कुछ मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सब हम लोग जो है कब डिस्कस करेंगे, वीडियो के लास्ट लास्ट में हम लोग जो है ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये देखते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता था, तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हमारा जो है एक कुछ इस तरह होता था। जैसे कि पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो है थोड़ा सा एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर जो है क्या होगा कि जो है फिर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहले अगर हम लोग उसको देख लेंगे तो पता ही नहीं रहेगा कि जो स्लेव स्लेव ट्रेड का मतलब होता है क्या, तो हम लोग ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो क्या है, जो सबसे इम्पोर्ट कुछ बहुत ही सारे रिफॉर्म हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उनमें से एक रेवोल्यूशन का सोशल रिफॉर्म था। बहुत सारे जो रिफॉर्म हुए थे, बहुत सारे चेंजेस तो हुए थे, पर उनमें से एक एक रिफॉर्म है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। क्या है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी? तो क्या था, जो कैरेबियन कॉलोनीज थे, जो फ्रांस के जो कैरिबियन कॉलोनीज थे, कौन कौन से हो गए, मार्टिक्यू, ग्वादेलूप और सैन डोमिंगो। ये कहाँ के कंट्रीज है, कैरिबियन के कंट्रीज है। तो क्या करते थे ये लोग जो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे किन के, टोबैको के, इंडिगो के, शुगर के, कॉफ़ी के। ये सब उसमें और अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। क्या चीज़ के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो क्या कहते हैं कॉमन आदमी के लिए। तो उसको जो है प्रोडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पर क्या था, जो यूरोपियंस के जो लोग थे वो दूसरे जो है जगह, दूसरे दूसरे जैसे कि करीबियन है, वो कहाँ पे है, वो जो है क्या कहते हैं, ये एक आइलैंड है, वो यूरोप के बाहर है। तो वो चाहते थे कि उनको जो है दूर ना जाना पड़े। वो चाहते थे कि वो यहीं इसी यूरोप में, ये वो यूरोप में काम करना मंजूर था, पर उनको एक ऐसे जगह जो बहुत ही ज़्यादा दूर था, जहाँ पे उनको जो है कुछ काम, जहाँ पे जो है उनको कुछ भी उस जगह के बारे में नहीं पता, वो वहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ पे क्या कहता था, कोई आदमी मिलता ही नहीं था काम करने वाला। तो जब कोई आदमी काम करने वाला नहीं मिलेगा, तो एक जो है क्या बन गया, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब हम लोग इस पिक्चर पे आते हैं। तो जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था वो कैसे कैसे होता था। तो सबसे पहले जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था, सबसे पहले क्या करता था, जो फ्रेंच जो मर्चेंट्स थे, जो फ्रांस के जो लोग होते थे, ये रहा फ्रांस के लोग। तो ये फ्रांस है। तो ये जो फ्रांस के जो लोग थे, फ्रेंच मर्चेंट्स, मतलब बिजनेसमैन की तरह, वो क्या करते थे, वो जो है अब ये कुछ पोर्ट्स होते थे यहाँ पे, इस कहाँ पे इस कंट्री में कुछ क्या होते थे, पोर्ट्स होते थे। कौन कौन से पोर्ट्स, जैसे कि कुछ पोर्ट्स हो गए बोर्डियोक्स, नैंथिस, है ना, बोर्डियोक्स और नैंथिस। ये क्या थे, ये कुछ पोर्ट्स थे जो मर्चेंट्स यूज करते थे कहाँ जाने के लिए, अफ्रीका जाने के लिए स्लेव्स को खरीदने। फ्रांस से बोर्डियोक्स और नैंथिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट
सिर्फ पोर्ट्स थे जहाँ से वो लोग कहाँ जाते, अफ्रीका जाते थे क्या करने, स्लेव्स को खरीदने। तो क्या यहाँ से जाएंगे ये लोग, यहाँ से जाते थे अफ्रीका, और यहाँ पे अफ्रीका में लेकर के वो क्या करते थे, इसको खरीदते थे। इसको क्या करते थे, यहाँ से जो जो एक अच्छा सा बना लेता हूँ। ये फ्रांस है, यहाँ से जो ये क्या करते थे, अफ्रीकन्स के लोगों को खरीदते थे। अब एक चीज ये देखो, जो लोग हैं, जो स्लेव्स हैं, उनको एक तरह का वस्तु के बाद वस्तु, एक तरह का थिंग की तरह कंसिडर करा जा रहा है। उसमें जो है उनको एक पर्सन, एक आदमी की तरह उनको माना भी नहीं जा रहा है। उनका ऐसा, उनको ये माना जाता है कि वो एक तरह के क्या कहते हैं, एक कोई भी सामान है जिसको कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, उससे कोई भी काम करवा लो। तो समझ सकते हैं कि जो है कितना एक बहुत ही गंदा प्रैक्टिस था। अब कोई जो है क्या कहते हैं, यूरोपियंस काम करना नहीं चाहते हैं, अब इसका जो है क्या कहते हैं, सजा कौन भुगत रहे, अफ्रीका वाले लोग। तो क्या करते थे, स्लेव ट्रेड क्या होता था, फ्रांस से गए बौद्धिक 139 जैसे जैसे सिटीज में, वहां से क्या किए, उन्होंने कुछ जो है स्लेव्स को लिया, ठीक है। फिर ये जो स्लेव्स थे वो कहाँ गए, कैरिबियन आइलैंड्स काम करने गए, कैरिबियन आइलैंड्स में काम करने गए। और फिर कैरिबियन आइलैंड से काम करके वहां से जो है, हाँ ठीक है, ये कैरिबियन आइलैंड्स है, यहाँ पे वो लोग क्या करने लगते थे, काम। फिर वहां से जो रॉ मटेरियल्स बनते थे, जैसे कि शुगर हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, और हमने बीच में इंडिगो की भी बात की थी। तो ये सब जो है, वो जो है वापस जो है किसको भेज देते थे, यूरोप में। और ये जो यूरोप में भेज देते थे, ये यूरोप में जो है ये कहाँ पे चले जाते थे, ये मैन्युफैक्चरर गुड्स अफ्रीका में चले जाते थे। और जो है ये कुछ जो है यहाँ अमेरिका में चले जाते हैं, कुछ इस जगह पे चले जाते हैं। ऐसे करके बहुत ही ज्यादा जो है ट्रेड, इस ये तरह का एक फॉर्म ऑफ, एक कह सकते हो कि जो है नियरली एक ट्रायंगल शेप का था। एक नियरली एक ट्रायंगल शेप का जैसा नहीं देखा, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से ऐसे गया, ये ऐसे गया, एक तरह का ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया था। तो क्या होगा, जो जो बिजनेसमैन होंगे, वहाँ के जो मर्चेंट्स होंगे, वो कहाँ जाएंगे, अफ्रीका। अफ्रीका जाएंगे, वहाँ के जो स्लेव्स को खरीदेंगे। वो स्लेव्स को खरीद करके कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे कैरिबियन आइलैंड्स काम करने। वहाँ पे कोई काम करने जाता नहीं था, तो इस यूरोपियंस के लोग काम नहीं करने जाते थे, क्योंकि वो अपने घर से के बाहर काम नहीं करना चाहते थे। तो अभी कैरिबियन आइलैंड्स से जाते थे ये स्लेव काम करने। वहां से जो प्रोडक्ट होता था, वो प्रोडक्ट होता था, उसको पहले क्या करते थे, उसको जो है बाद वापस यूरोप में और अफ्रीका में और बाकी के दूसरे दूसरे जगह, जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से नहीं, सॉरी, एक गलती कर दी मैंने। जो ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से नहीं जाता था। एक्चुअली होता क्या था, ये जो प्रोडक्ट होते थे वो यूरोप जाते थे, और फिर वो यूरोप में रॉ मटेरियल्स यहाँ पे जाते थे। फिर रॉ मटेरियल्स को जो है बहुत सारे सामान बनाया जाता था, जैसे कि कॉटन है, कॉटन से कोई कपड़ा बना देते थे। और यही जो फिर इंडिगो से क्या करते थे, इंडिगो से कॉटन को डाई कर, कोई भी कपड़ा को डाई करने का वो सामान होता था। तो उसको डाई करने के लिए जो है इंडिगो को, तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेते, ठीक है, कहाँ से रॉ मटेरियल्स लेते, यहाँ से, कैरिबियन आइलैंड से। और फिर ये जाकर के कहाँ पे ले लेते, यूरोप में। कहाँ पे, यूरोप में। अब जब ये यूरोप में जाते, तो फिर उसके बाद से क्या होगा, जैसे ही वो लोग यूरोप में जाएंगे, यूरोप वाले लोग क्या करेंगे, अपने घर में सारा सामान हो गया, अब वो क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, और उसको जो है कुछ भी प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। कुछ भी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि कपड़ा हो गया या तो और भी कुछ सामान हो गया। और फिर ये जो थे, ये फिर जो है, फिर ये जो गुड्स थे, ये कहाँ कहाँ जाते थे, अफ्रीका चले गए, साउथ अमेरिका चले गए, नॉर्थ अमेरिका चले गए, पीछे ये क्या कहते हैं, एशिया की तरफ चले गए, सी रूट से, ठीक है। यहाँ पे इंडिया दिख नहीं रहा है, और इंडिया मतलब एशिया दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा है। तो जो है ये सब जो है इस तरह का जो है क्या चलता था, स्लेव ट्रेड चलता था। इनको जो है बिल्कुल भी उस समय आदमी की तरह उनको माना ही नहीं जाता था। उनको जो है एक तरह के, जैसे कि उनको लगता है कि कोई चीज है, वो कोई चीज है, उस चीज को कोई खरीदेंगे,
और उन चीज़ को खरीद लेंगे, उसके बाद फिर उनको जो उनसे जो भी काम करवाना है करवा देंगे, अगर काम ज़रूरत नहीं पड़ा तो उनको बेच देंगे। तो उनको एक बिल्कुल एक तरह का आदमी की तरह माना ही नहीं जाता था। उनको एक तरह का किस तरह माने जाने लगा था? उनको एक तरह का एक तरह के वस्तु की तरह मानने लगा था कि कोई ये तो बस इसको खरीद लिया, फिर बाद में कभी कभी जरूर काम करवाएँगे, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो बेच देंगे। ठीक है? तो ये जो इनका जो स्लेव था तो इनको जो है क्या करा जाता था? इनको ब्रांडेड किया जाता था, उनको शैकल किया जाता था। ब्रांडेड और शैकल का मतलब क्या होता था? ब्रांडेड का मतलब होता है उसको एक तरह का वस्तु की तरह जो है उनको जो है क्या कहते हैं उनको एक तरह का वस्तु की तरह कर करके उसको खरीद लेना। एक तरह का खरीदने की तरह हो गया इन दोनों का मतलब। क्या हो गया? खरीद लेना। स्लेव्स को क्या कर लेते थे वो? खरीद लेते थे और फिर उसको खरीद करके बहुत ही पेनफुल जर्नी होता था। यहाँ से यहाँ जा कर के उनको जो है जैसे लोग होते हैं तो लोगों को कोई जगह चाहिए ना। अब जो स्लेव्स है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इस तरह बिल्कुल सब लोग बिल्कुल सटे-सटे हुए हैं, सटे-सटे हुए हैं, सटे-सटे हुए हैं। बिल्कुल जैसे कि कोई जैसे अगर कोई सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो देखते नहीं है? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इतना पूरा ये डिब्बा है इसमें बिल्कुल कहीं कोई सामान ऐसे उस कोने में डाल देगा, कभी उस कोने में डाल देगा। कहीं न जितना ज़्यादा सामान डाल सकते उतना ज़्यादा सामान डालते थे। पर उसी तरह जो शिप्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव को पहुँचाने जाते थे एक ही बार में। तो इसलिए उनको बिल्कुल सटा-सटा के बिल्कुल जो है एक तरह क्राम करके बोल सकते हो। क्रामिंग करके जो है पूरी तरह से जो है इनको सटा-सटा के रखा जाता था। तो फिर उनको मतलब उनको जो है उनकी एक तरह की एक राइट छीनी जा रही है कि एक तो वो काम कर रहे हैं, एक तो उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, उनको कभी कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो उनको जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल भी जो है क्या हो रहा था, उनको कोई भी राइट्स नहीं मिल रहे थे। उनका जो है फिर जो है उनका जो है जो स्लेव्स को क्या करा जाता था, एक्सप्लॉइट करा था। उनका जितना काम निकाला जा सकता था, उतना काम निकाला जा रहा था। और इन्हीं एक्सप्लॉइटेशन से जो है यूरोपियंस को शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो मिल पा रहा था। अगर ये लोग स्लेव्स ये जो स्लेव्स हैं, ये जो अगर ये स्लेव्स काम नहीं करते, तो क्या होता? यूरोप में सारी के सारी जो भी गुड्स है, उनका जो है पूरी तरह से नीचे गिरने लगते। पूरी तरह से प्रोडक्शन और जो भी उनका बेचना था, वो सब के सब नीचे गिरने लगते। तो उनको जो है एक तो यूरोप स्लेव्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो एक तरह का आपको एक जो है आइडिया समझ में आ रहा होगा कि जो है क्यों जो है स्लेव ट्रेड जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई थी। तो जो है जो पोर्ट सिटीज़ थे वो सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी बनते गए और पोर्ट सिटीज़ क्या थे? ये बौद्धिक 129 से तो थे और ये कौन से यूरोपियन कंट्री से? तो फिर से यूरोपियंस को ही फ़ायदा हो रहा है और जो रियल काम करने वाले अफ्रीकन्स उनको कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा। तो पूरे 18 से जो इसका जो है पूरी तरह से जो है उनका ज़्यादा क्रिटिसिज़्म होता नहीं था। स्लेवरी का जो है ना बहुत ही कम क्रिटिसिज़्म होता था। बहुत ही क्या होता था? बहुत ही कम क्रिटिसिज़्म होता था। जो तो फिर क्या हुआ जो नेशनल असेंबली था, उसमें का जो नेशनल असेंबली वाला जो गवर्नमेंट बना था, इसको आप पार्ट 2 में देख लीजिएगा। तो क्या है कि नेशनल असेंबली क्या था? तो ताकि अच्छे से समझ में आए, तो नेशनल असेंबली में बहुत ही ज़्यादा डिबेट हुआ कि जो है जो फ्रेंच का जो 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 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन जो बना था, इसके बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, वो वीडियो पे देख लीजिएगा। तो ये जो बना था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसमें जो है सारे के सारे फ्रेंच सिटीजन्स को तो राइट्स मिल रहा था, पर ये जो स्लेव्स जो काम कर रहे थे, उनको कोई राइट्स मिल ही नहीं रहा था। उनको कोई राइट्स मिल रहा था, उनको कोई राइट्स मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि करीबन क्योंकि जो देखो, जो उसमें क्या था, अब तुम लोग कहोगे कि ये तो करीबियन क्या कहते हैं, करीबियन आइलैंड्स में ये लोग काम कर रहे हैं, है ना? ये लोग तो करीबियन आइलैंड्स में काम कर रहे हैं। तो ये फ्रांस को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो है उनको जो है राइट्स मिले किनको? करीबियन आइलैंड्स को जो है क्या कहते हैं राइट्स मिले। उनको तो अपने कंट्री के लोगों को राइट्स मिलने हैं। उनको क्यों जो है ये ज़रूरत पड़ेगी कि करीबियन आइलैंड्स को राइट देना पड़े? तो इसका रीज़न ये था कि जो है उस समय जो करीबियन आइलैंड्स थे वो फ्रांस का कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब जैसे कि ये कोई कंट्री है,
अब क्या होता है, ये जो कंट्री है, ये क्या कर सकता है, ये जो है ये कंट्री यहाँ पे है, ये जो है एक ये यहाँ पे कंट्री पड़ा हुआ है, ये पूरा ये कॉन्टिनेंट है, मान लो ये पूरा कॉन्टिनेंट है, अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा है, मान ले ये पूरी तरह से कॉन्टिनेंट है, और मान ले एक ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, ये जो एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, तो ये एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई एक कंट्री है। तो कॉलोनी का मतलब हुआ ये जो ये वाला जो कंट्री है, वो इस कंट्री को कॉन्कर कर लेगी। क्या कर लेगी वो? कॉन्कर कर लेगी। उसका जो मेन लैंड है वो ये जो फ्रांस का मेन लैंड है वो ये वाला कंट्री होगा। कौन सा वाला कंट्री होगा? जो फ्रांस का जैसे कि जो भी कंट्री है उसका ये होगा मेन लैंड, पर उसका जो कॉलोनी होगा वो मेन लैंड के बाहर होगा। वो मतलब कि उसके मेनलैंड से सटा नहीं होगा, कहीं और जगह पे होगा। और यूजुअली जो उसमें के जो कॉलोनी होते थे वो यूजुअली अभी भी आइलैंड्स होते थे। क्या होते थे? आइलैंड्स, क्योंकि आइलैंड्स को कॉन्कर करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आइलैंड्स या तो कोई गरीब देश, आइलैंड्स है तो कोई गरीब देश हो गए, इन लोगों को जो है कॉन्कर करना बहुत आसान होता था। तो ज़्यादातर जो था जैसे कि कैरिबियन आइलैंड्स क्या है, एक जगह आइलैंड्स है और वहाँ पे यूजुअली ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते थे। फॉरेस्ट जैसे कि जो फॉरेस्ट में जो है ट्राइबल्स है वो लोग वहाँ पे ज़्यादातर रहते थे, तो उनको कॉन्कर करना बहुत आसान था। तो ये है, क्या कहते हैं, कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे फ्रांस के आसपास। अब जब ये देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है ये कि जो है कैसे कैसे ये जो है एक जगह से ये पूरी तरह से फैला हुआ है, ये सब उनके कॉलोनीज बन जाएंगे। ये सब उनके कॉलोनी बन जाएंगे, कुछ कुछ इस कंट्री के कॉलोनी है, कुछ कुछ जो है इस कंट्रीज के कॉलोनी है। ठीक है, तो यही हो गया कॉलोनीज का डेफिनेशन। तो अब क्या था, अभी कॉलोनी में जो है क्या कर रहा है, अभी कॉलोनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मतलब कि एक तरह से वो फ्रांस के तो सिटीजन हो गए, है ना, एक तरह से वो फ्रांस के सिटीजन हो गए। तो इसलिए जो उनको जो है, इसलिए जो है ये कहा जाता था कि जो दूसरे कॉलोनीज है फ्रांस के, मतलब कि फ्रांस का जो मेनलैंड के अलावा जो दूसरे भी इस जगह को कॉन्कर कर रखा है, वहां पे भी क्या मिलना चाहिए? राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, वहां पे भी राइट्स मिलना चाहिए जो उनको मिल नहीं रहा था। तो अब इसके लिए जो है बहुत ही ज्यादा डिबेट होती है नेशनल असेंबली में कि जो है उसको जो है राइट्स ऑफ जो मैन है वो जो है क्या कहते हैं, सारे के सारे फ्रेंच सब्जेक्ट को दिया जाना कि नहीं चाहिए। पर उसने कोई लॉ जो है पास नहीं किया, उसने कोई भी जो बिल है उसके बिल या तो कोई लॉ जो है कि जो स्लेवरी को हटाना है वो पास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको ये डर था कि जो है अगर उन्होंने स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया तो जो बिजनेसमैन है, क्या है, जो बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, उनको उनसे जो है ऑपोजिशन में आ जाएंगे, कि जो है उनके ऑपोजिशन में आ जाएंगे, मतलब उनके अगेंस्ट आ जाएंगे, क्योंकि जो बिजनेसमैन का जो काम धंधा चलता था वो क्या स्लेव से तो काम काम धंधा चल पा रहा था, उनके बिना तो उनका काम धंधा चल ही नहीं पाता। तो इसलिए जो है नेशनल असेंबली ना नहीं करी, ये जो है कोई भी लॉ नहीं बनाया जिससे कि स्लेवरी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हो सके, मतलब कि स्लेवरी अबॉलिश हो सके पूरे इस देश में। ठीक है, अब क्या होगा फिर? पर फिर क्या हुआ, अब बाद में क्या आया, एक नई गवर्नमेंट आई, है ना। कौन सा गवर्नमेंट आई? कन्वेंशन। कब आई थी? 1794 में। तो क्या हुआ, जब एक कन्वेंशन आया तो उसने क्या किया, 1794 को कन्वेंशन आई नहीं थी, उसने जो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, 1794 को वो जो है स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया। क्या कर दिया? स्लेव्स को फ्री कर दिया और स्लेव ट्रेड को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। ठीक है, अब पर क्या हुआ, ये बहुत ही जो है शॉर्ट टर्म था, क्योंकि क्या हुआ, हमने जैसे कि पिछले वीडियोस में देखा है कि जो है पहले जो है नेशनल असेंबली आई, फिर कन्वेंशन आया, नेशनल असेंबली कुछ रूल्स बनाए, कन्वेंशन का कुछ अपना ही चलता रहा, फिर बाद में आएगा, फिर बाद में नेपोलियन आया, वो भी कुछ और ही जो है क्या करने लगा, रूल्स बनाने लगा। कोई कुछ रूल बना रहा है, कोई कुछ रूल बना रहा है, तो कोई कुछ रूल बना रहा है। तो मान ली ये नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में क्या किया, स्लेवरी के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये जो कन्वेंशन था उसने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, और ये जो नेपोलियन आया बाद में, उसने क्या किया, वापस से और स्लेवरी का जो है सिस्टम वापस ला दिया, वापस क्या कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है,
तो नेशनल असेंबली में स्लेवरी के मैटर को कुछ नहीं किया, कन्वेंशन ने उसको अबॉलिश कर दिया, पर नेपोलियन ने वापस फिर से उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर इसको फाइनली इसका स्लेवरी का अबॉलिशन कब होता है? फाइनली जो स्लेवरी है इसका अबॉलिशन होता है 1848 में। कब होता है? 1848 में, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच की कॉलोनीज में। बाकी किसी में पहले हो गया, बाकी किसी में ज़्यादा हो गया, पर फ्रेंच के जो कॉलोनीज थे उनमें जो स्लेवरी का जो अबॉलिशन था वो 1848 में हुआ था। अब ये देखिए, एक सिटी है, सिटी बोल रहा हूँ, एक पिक्चर है जिसमें इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स के बारे में दिखाया है कि जो है कैसे इमेंसिपेशन का मतलब फ्री होना। क्या होना इमेंसिपेशन का मतलब? फ्री होना। तो ये प्रिंट जो है 1794 में आया था। कौन से साल में आया था ये? 1794 में आया था। तो इसमें इस ये जो ऊपर में जो ये जो बैनर है इसमें लिखा हुआ है द राइट्स ऑफ मैन। क्या लिखा हुआ है? द राइट्स ऑफ मैन। और नीचे लिखा हुआ है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। तो ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, ये क्या दिखा रहा है? एक फ्रेंच वुमेन है, वो क्या कर रही है? वो जो है जो अफ्रीकन और जो अमेरिकन इंडियन लोग हैं, अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियंस। अब तुम लोग बोलोगे कि जो अमेरिकन ये इंडियंस कैसे इस पिक्चर में आ गए स्लेव ट्रेड में? अब देखो उसमें क्या था, ये जो इंडियन का जो टर्म था, एक तो वो इंडिया के जो एक तो वो इंडिया को तो रेफर करता ही था, है ना? पर ये वो जो अमेरिका के लोग थे उनको भी क्या कहने लगा था? इंडियंस कहे जाने लगा था। उनको भी क्या जाने लगा था? इंडियंस। क्योंकि इसका बहुत लंबा कहानी है, पर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसको वो जो है वो चाहते थे कि वो इंडिया पहुंचे, पर इंडिया ना पहुंच के वो अमेरिका पहुंच गया। और फिर वो अमेरिका पहुंच करके क्या हुआ फिर उसको लगा कि वो जो है वो वहाँ पे इंडिया आ गया, फिर वो वहाँ के लोगों को इंडिया नाम दे दिया। और फिर जब वहाँ के लोगों को इंडिया नाम दे दिया तो फिर क्या हुआ बाद में बाद में फिर जो है लोग जो है वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है, जो मतलब कि वहाँ के अमेरिका के जो नेटिव्स है, उनको वो क्या कहने लगे? अमेरिकन इंडियंस कहने लगे। क्योंकि लोगों को लगा था कि इंडिया के होंगे, पर फिर बाद में पता चला कि उन लोगों ने इंडिया को नहीं, वो लोग इंडिया में नहीं आए, वो लोग अमेरिका में आए हैं। तो जो है क्या हुआ फिर? उन लोगों को अमेरिकन इंडियंस कहा जाने लगा। तो जो अफ्रीकन लोग थे और जो अमेरिकन इंडियंस लोग थे, क्या करे, ये जो वुमेन है, फ्रांस की जो ये वुमेन है, वो इन दोनों को जो है फ्रेंच कपड़े दे रही है। तो ये जो है ये जो फ्रेंच कपड़े देना, इसका क्या दिखा रही है? ये जो है दिखा रहा है कि जो है वो ये दोनों के दोनों जो है अफ्रीकन, ये दोनों के दोनों जो स्लेव्स है वो सिविलाइज हो रहे हैं। क्या हो रही है? सिविलाइज हो रहे हैं। मतलब कि वो जो एक तरह का फ्रेंच कॉलोनी, मतलब कि एक तरह का एक, अब वो स्लेव नहीं रहे, अब वो स्लेव के ऊपर चले गए और अब उनको जो है वो स्लेवरी का काम नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका मतलब यही हो गया। तो क्या हो गया ये इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, यही मतलब हो गया। और ये जो है एक तरह का ये जैसे कि कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो उसमें जो है कोई पिक्चर्स का बहुत ही पिक्चर्स हो गए, या तो कोई मेमो हो गया, या तो कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो ये भी एक तरह का पिक्चर था जो बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेशन में आया था, जो कहा रहा था कि जो स्लेवरी को जो है रोका जाए, और स्लेवरी को थोड़ा बहुत एक थोड़े कुछ सालों के लिए, 10 साल के लिए रोका, उसके बाद फिर वो तो हट ही गया। फिर बाद में कौन से साल में हुआ था? कौन से साल में हुआ था वो? 1848 को इसको अबॉलिश कर दिया था पूरी तरह से, सिर्फ फ्रेंच कॉलोनी से। बाकी कभी कभी कहीं पे उससे पहले कोई हुआ होगा, या तो कोई उससे ज़्यादा भी हुआ होगा। अब होगा। पहले जो क्या कहते थे, स्लेव जो है ना, बहुत स्लेव ट्रेड जो है वो बहुत ही सारे कंट्रीज में था, सिर्फ फ्रांस में नहीं था। ऑलमोस्ट हर एक यूरोपियन कंट्रीज में जो है ये जो स्लेव ट्रेड का सिस्टम जो है वो जो है फॉलो होता था कि जो हम लोग जो है अफ्रीका से, या तो कोई अमेरिका, या तो वो एशिया के कोई होंगे, उनसे वहाँ से स्लेव को खरीदेंगे या फिर अपने जगह पे काम करवाएंगे। तो ये हर एक कंट्री में होता था। तो फ्रांस, ये तो हमारा फ्रांस का एग्जाम्पल है, जहाँ पे क्या होता था, वो कैरिबियन आइलैंड्स में वो लोग जाते थे, जो कि फ्रांस का कॉलोनी था। वहाँ पे काम करके वो कहाँ जाते थे? यूरोप जाते थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है, इन विच कंट्री द स्लेव ट्रेड बिगान? तो स्लेव ट्रेड कहाँ शुरू हुआ था? स्लेव ट्रेड कहाँ से शुरू होता था?
स्लेव ट्रेड फ्रांस से शुरू होता था। ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ सारा इंक। तो हमने देखा था ना स्लेव ट्रेड के बारे में। तो स्लेव ट्रेड किस कंट्री से शुरू होता था? स्लेव ट्रेड फ्रांस से शुरू होता था। फिर एक और क्वेश्चन मिल सकता है, जो स्लेव्स थे वो कहाँ से खरीदे जाते थे? अफ्रीका से खरीदे जाते थे। जो स्लेव्स थे वो कहाँ काम करते थे? वो करीबियन आइलैंड्स में काम करते थे। जो स्लेव्स थे, जो जो रॉ मटेरियल्स थे वो कहाँ पहुंचते थे? वो वापस यूरोप में पहुंचते थे। तो ये सब के सब जो है एक तरह का कुछ क्वेश्चन जो बन सकता है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में क्या क्या है, आप क्या क्या बता सकते हैं? तो देख लेते हैं क्या क्या बता सकते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में क्या होता था, शॉर्ट में बता देता हूँ। यूरोप से यूरोप से कुछ मर्चेंट्स जाते थे। कौन कौन से सिटी से? बॉर्डियोक्स और नांटेस से जाते थे। तो यहाँ से वो लोग गए, कहाँ गए? अफ्रीका गए। अफ्रीका से उन्होंने क्या किया, कुछ स्लेव्स लिया। उन स्लेव्स को जो है क्या करिए, खरीद करके, या अफ्रीका से कुछ स्लेव्स खरीद लेते थे। उन स्लेव्स को खरीद करके उनको बिल्कुल शिप्स में जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम एक ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो कोई आदमी ही ना हो, वो एक तरह का कोई थिंग हो, कोई कोई वस्तु हो। तो क्या को वो करीबन एलिस में बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, इनको सटा सटा के रखा जाता था, सटा सटा के ले जाया करता था शिप्स में। उनको ज़्यादा जगह नहीं मिलती थी, वो इतने सटा सटा के रखे जाते थे। फिर क्या होगा, फिर ये चले गए कहाँ? फिर ये जो स्लेव ट्रेड थे, ये ट्रांसपोर्ट होके चले गए करीबन आइलैंड्स, यहाँ पे काम करते थे। फिर वो चले गए रॉ मटेरियल्स में, शुगर, कॉटन, टोबैको, ये सब के सब रॉ मटेरियल्स होते थे। यहाँ पे यूरोप थे, यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे। यहाँ पे अफ्रीका और बाकी के जो जगह है वहाँ पे जो है ये जो है चले जाते थे। ये सिर्फ अफ्रीका, जो स्लेव्स थे उनका कुछ भी फायदा नहीं होता था, क्योंकि वो स्लेव्स को बस काम करते थे, उनको कोई राइट्स भी नहीं मिलता था, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी। और जो उन स्लेव्स को एम्प्लॉय करते थे उनको सारा का सारा फायदा मिलता था। उनको एक तो रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल से वो क्या करते हैं अपने होमलैंड में जा रहे हैं, फिर वो वहां से मैन्युफैक्चर होंगे, फिर वो अपना खुद ही यूज करेंगे। वो जो है जो ट्रेड होगा वो सारा का सारा चीज़ वो अपना खुद ही यूज़ करेंगे। और ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से वो जो है बाकी के कंट्री से उनको अपना खुद का काम नहीं करना पड़ रहा है, दूसरे कंट्री से अपना काम करवा रहे हैं, दूसरे लोगों से अपना काम करवा रहे हैं। उनको कोई यूजुअली उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, यूजुअली कभी कभी दे दिया जाता था, यूजुअली उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, सिर्फ काम करो और जो खाना दिया वो खा लिया। उसके बाद फिर उनको हर जगह से फायदा हो रहा है। तो यही हो गया हमारा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में कुछ बातें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब कि अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कैसे कैसे हुआ। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि जो स्लेवरी का जो अबॉलिशन था किस तरह हुआ। तो अब स्लेवरी जो है बहुत सारे गवर्नमेंट आए हो गए और सबने अपने स्लेवरी के लिए अपने अपने खुद खुद के मूवमेंट किए। तो क्या हुआ, सबसे पहले आया कौन? सबसे पहले आया नेशनल असेंबली। क्या है सबसे पहले? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के ऊपर कुछ भी नहीं किया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर आया कौन? उसके बाद फिर आया कन्वेंशन। कन्वेंशन ने स्लेवरी को पूरी तरह से बैन कर दिया, तो उसने एक एक्शन लिया था। पर फिर क्या आया, नेपोलियन आया। और नेपोलियन ने क्या किया, जो ये जो बैन था उस बैन को हटा करके स्लेवरी को वापस री इंट्रोड्यूस कर दिया था। री इंट्रोड्यूस, ठीक है, री इंट्रोड्यूस कर दिया था, मतलब कि स्लेवरी को क्या वापस सिस्टम में ला दिया था। और फिर बाद में इवेंचुअली 1848 को ये जो है स्लेव ट्रेड खत्म हुआ। और ये जो कन्वेंशन ने किस साल में बैन किया था? कन्वेंशन ने 1794 में ही बैन कर दिया था। 1794 में क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। और फिर क्या किया, 10 साल बाद नेपोलियन ने इसको जो है वापस इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो कब किया था फिर? 10 साल, 1794 तो 1804, है ना। तो किस तरह हो सकता है स्लेवरी अबॉलिश हुआ 1794 को?
री फिर अबॉलिश हुआ, स्लेवरी अबॉलिश हुआ 1794 को। फिर स्लेवरी वापस बंद हो गया है 1804 को, 1804, 1804 को वापस क्या हो गया, अबॉलिश हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1848 को ये वापस हमेशा हमेशा के लिए अबॉलिश हो गया। ये भी आप लिख सकते हैं, और जो पहले लिखा वो तो लिखना ही है। The French Revolution was full of contradictions. Examine the statement in the context of the condition of slaves. मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें जो राइट्स का जो था, जो मिल रहा था, जो राइट्स उनको जो दिए जाते उनमें जो है कुछ ना कुछ जो है पीछे में जो कुछ ना कुछ जो है उनको जो है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा था। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बहुत सारी बातें होती हैं वो उनमें से कुछ कुछ जैसे कि, और इसमें जो है बहुत सारी चीज से पर क्वेश्चन पूछे स्लेव के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि उसमें कैसे जो स्लेव्स के कॉन्टेक्स्ट में ये फॉलो नहीं हो रहा था। तो देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो राइट्स मिल रहा था वो मेन को तो मिला, हाँ, पर जो कॉलोनीज थे उन लोगों को मिला ही नहीं। जो वहाँ के जो स्लेव्स हैं उनको कोई ह्यूमन राइट्स मिल ही नहीं रहा था। उनको एक तरह का पर्सन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता, उनको एक तरह का कोई एक वस्तु की तरह जो ट्रीट किया जाता था। उनको बिल्कुल कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं देते थे वो लोग। सारा काम निकलवाते थे वो उनसे और फिर खुद जो है उसका फायदा ले लेते थे। तो इसमें जो उनको जो है इस सारा का सारा उनसे कोई राइट, उनको कोई भी राइट मिल है रहा है, उनको कोई राइट मिल ही नहीं रहा है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वर द स्लेव्स बॉट एंड हाउ वर दे बॉट टू द कैरिबियन आइलैंड्स। तो स्लेव्स कहाँ से खरीदे जाते थे और वो कैसे जो है कैरिबियन आइलैंड्स में लाए जाते थे। तो जो है स्लेव्स को कहाँ से खरीदा जाता था, अफ्रीका से खरीदा जाता था। और अफ्रीका से वो जो है कैरिबियन आइलैंड्स में कैसे ले जाए जाते थे, शिप्स के द्वारा ले जाए जाते थे। किसके द्वारा, शिप्स के द्वारा ले जाए जाते थे। और उनको बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा पास पास रख के जो है भरा जाता था। बहुत ही सारे लोग एक ही जगह पे आते थे तो उनको जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भर दिया जाता था। तो इसलिए जो है फिर से वहाँ का ह्यूमन राइट्स जो है नहीं मिल रहा है। तो बस वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी पार्ट 6 में मिलेंगे। ये पार्ट 6 हमारा लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। मतलब कि रेवोल्यूशन के बाद जो है कि रेवोल्यूशन में जो है अभी हम लोग रेवोल्यूशन से हम लोग क्या क्या हम लोग सीख ले सकते हैं, उनसे जो है रेवोल्यूशन में क्या क्या जो है लोगों को रेवोल्यूशन ने कैसे कैसे लोगों के विचारधारा को बदला, रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ, ये सब के सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।